गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? चल रही है अच्छी पढ़ाई? आशा करता हूं कि आप लोगों की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी और बहुत जल्दी आप लोगों के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला है। मैं इंद्रजीत सिंह शक्तावत आप लोगों के सामने, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, शिक्षा मंत्री साहब ने कह दिया है कि सितंबर में एग्ज़ाम होंगे, तो उस हिसाब से हमको उस प्रकार की तैयारी जारी रखनी है। क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसी प्रकार से देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद उनकी तैयारी प्रारंभ करते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी तैयारी निरंतर जारी रखते हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद उस तैयारी में और जोर देके और उसको फाइनल टच देने का प्रयास करते हैं। तो आपको जो अंतिम समय है, 2 से 3 माह का समय है, इस 2 से 3 माह के समय में आपको आपकी जो तैयारी है वो जानदार तरीके से गति पकड़ लेनी चाहिए। आपका कोर्स हो जाना चाहिए अभी तक, और कोर्स का रिपीटेशन अब चालू करना चाहिए आपको, ऐसा मेरा अनुभव है। जितने भी एग्ज़ाम मैंने पास किए हैं उसके हिसाब से ऐसा कि अंतिम समय में व्यक्ति की जो तैयारी होती है उसमें एफर्ट ज़्यादा लगता है और मन से तैयारी होती है वो अंतिम समय की। तो आप ये समझिएगा कि अभी अंतिम समय की तैयारी आपको करनी है। 3 माह का वक्त है और 3 माह अगर आप लोगों ने अपने आप को दिए, 3 माह देने हैं केवल अपने जीवन के लिए। ये 3 माह अगर आपने आपके जीवन को दिए हैं तो पूरे जीवन में कभी किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेंगे। लेकिन वह कब? जब आपने ये 3 माह अपने आप को दिए तब। ये 3 माह देने की आवश्यकता है अपने आप को। अपने लिए जियो ये 3 माह, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो, केवल एक चीज, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। कम से कम 12 से 13 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। 12 से 13 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो नो डाउट, अगर आप सही वे में हैं, 12 से 13 घंटे रोज स्टडी को दे रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपके सफलता में बाधक हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने राजस्थान की एक श्रृंखला चालू की है, इतिहास की और कल्चर की, और भारत में भी इतिहास और कल्चर की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी जो चल रही है लगातार। और आने वाले वक्त में और भी आगे हम इस काफिले को ले जाएंगे और मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और उसी क्रम में राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, राजस्थान का एकीकरण, और अब राजस्थान के कल्चर में लोक देवी देवता की बात हम कर रहे थे। प्रजामंडल का टॉपिक बहुत जल्दी आने वाला है और 1857 की क्रांति का टॉपिक भी बहुत जल्दी आने वाला है। उसके बाद प्रयास ये रहेगा कि अब 50-50 क्वेश्चन वो छांटे जाएं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में दोस्तों एक पेपर के हिसाब से, जैसे लाइब्रेरी का पेपर, पटवारी का पेपर और ग्राम सेवक का पेपर, चाहे रीट का पेपर, इस हिसाब से पेपर बनाए जाएंगे। और मैं उसके ऊपर मेरे द्वारा उसके ऊपर काम भी प्रारंभ कर दिया गया है कि एक सेलेक्टेड क्वेश्चन, जैसे हमें पता है कि लाइब्रेरी में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 जीके के आएंगे, 25 कल्चर के आएंगे, 25 हिस्ट्री के आएंगे, तो 50 क्वेश्चन का एक पुलिंदा कि आपको वो उस प्रकार के क्वेश्चन की, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए। तो ऐसे संभावित क्वेश्चनों का भी एक बंच, एक शेड्यूल यहाँ पे जारी किया जाएगा कि आज लाइब्रेरी के लिए पेपर है, आज पटवारी के लिए पेपर है। उस प्रकार से भी योजनाएं बन गई है, लगभग क्रियान्वित हो रही है। तो आने वाले दिनों में एक रीट का पेपर आएगा कि रीट में संभावित क्वेश्चन हिस्ट्री से ये आ सकते हैं, राजस्थान जीके से ये आ सकते हैं, कल्चर से ये आ सकते हैं। उस प्रकार से संभावित क्वेश्चन, उन संभावित क्वेश्चनों को हम उसका भी एक अलग से वीडियो बना के इसमें डालेंगे। तो ऐसा प्रयास है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों के लिए और नई चीज़ें हम शामिल करते जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे कल्चर में लोक देवी देवता हमने प्रारंभ किए थे और रामदेव जी को हमने पढ़ भी लिया था लगभग। रामदेव जी में हमने कई चीज़ें पढ़ी थी और ये बात करी थी कि रामदेव जी का जन्म बात कर ली थी। रामदेव जी उड़ कश्मीर से सातलमेर आते हैं। सातलमेर को ही कहा गया है पोखरण, और सातलमेर जब उन्होंने दहेज में दिया तो वो रुणेचा आ गए।
और रुणेचा आने के बाद, रुणेचा कहाँ है तो जैसलमेर में है, रुणेचा में उनकी मुलाकात जैसा कि हमने बात की थी कि डालीबाई के साथ होती है। और डालीबाई जो कि मेघवाल जाति की है, और इस मेघवाल जाति की बालिका ने रामदेव जी के बांधी है राखी। राखी बंध भाई होने के कारण डालीबाई इनकी बन गई मुंह बोली बहन। और मुंह बोली बहन किस जाति की है तो मेघवाल जाति की है, और इसीलिए मेघवाल जाति के भक्त जो है वो कहलाते हैं रीखिया। और जो कि मेघवाल जाति की डालीबाई है और ये जातिगत अपमान के कारण दुखी है, जातिगत अपमान के कारण दुखी है। इसीलिए रामदेव जी ने कहा कि अब वो अछूतों के उद्धार के लिए, अछूतों उद्धार के लिए कार्य करेंगे। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी से पहले कौन से लोक देवता ने अछूतों उद्धार प्रारंभ किया तो रामदेव जी वहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है उत्तर इसका कि गांधी जी ने भी अछूत उद्धार के लिए कार्य किया और रामदेव जी ने भी अछूत उद्धार के लिए कार्य किया। फिर देखिए रामदेव जी उड़ कश्मीर आ गए, उड़ कश्मीर में उनका बचपन निकलता है, फिर सातलमेर आ रहे हैं, सातलमेर में ही उस तांत्रिक का वध किया है उन्होंने। तांत्रिक का नाम है भेरुड़ा। भेरुड़ा तांत्रिक का वध किया है क्योंकि भेरुड़ा क्या करता है तो भेरुड़ा पर प्रति अमावस्या को एक जीवित व्यक्ति की बलि लेता है, इसीलिए उस भेरुड़ा का वध किया है और उसका नाम रुणेचा रखा है। रुणेचा के बाद जब रुणेचा उन्होंने उसका नाम पोखरण रख दिया और पोखरण के बाद वो रुणेचा आ गए। रुणेचा में उनकी मुलाकात डालीबाई से होती है। डालीबाई मेघवाल जाति की है जो कि जातिगत अपमान के कारण दुखी है और उसी अपमान को दूर करने के लिए रामदेव जी ने जातिगत उत्थान का कार्य प्रारंभ किया है, अछूत उद्धार का कार्य प्रारंभ किया है। इस अछूत उद्धार के लिए ही रामदेव जी ने एक पंथ चलाया जिसका नाम है कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ के लोग करते हैं 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र है मजीरे, जो कि कितने होते हैं तो 13 होते हैं। जय सिंह नीरज कहते हैं कि यह बैठकर किया जाने वाला, वैसे बैठकर किया जाने वाला नृत्य है ये, और एक नृत्य और है बैठकर किया जाने वाला जिसका नाम है हाथीमना। हाथीमना नृत्य भी बैठकर किया जाता है। तो बैठकर करने वाले नृत्य हो गए 2, एक तो हो गया आपके 13 ताली और एक हो गया हाथीमना। हम नृत्य की बात करेंगे उसमें इसको डिटेल बताएंगे। और 13 मजीरों का उपयोग, इसमें 13 मजीरों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए भी 13 ताली कहते हैं। और राजस्थान के एक सांस्कृतिक इतिहासकार है जय सिंह नीरज। जय सिंह नीरज कहते हैं कि इसमें बैठे बैठे 13 प्रकार की कलाओं का मंचन किया जाता है, इसीलिए भी इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। ये 2 फैक्ट हैं इसके अंदर। अब बात हमने ये भी की थी कि 13 ताली नृत्य जो है इसका जन्म स्थान कौन सा है तो पादरला। पादरला गांव है पाली। पादरला गांव पाली में 13 ताली नृत्य का जन्म स्थान होता है। और जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी के मौसेरे भाई भी हैं हड़बू जी, ये सारी बातें हमने कल कर ली थी लगभग। हड़बू जी हैं और हड़बू जी की बात भी हमने बताई थी। हड़बू जी और रामदेव जी के गुरु बालीनाथ हैं क्योंकि दोनों मौसेरे भाई हैं। हड़बू जी वो हैं जिन्होंने राव जोधा की सहायता की थी। ये भी पंचपीरों में इनकी गिनती आती है, तो मैं इसको आपको पंचपीर जब हम हड़बू जी की बात करेंगे तब इसकी डिटेल बताएंगे। रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ, हड़बू जी के गुरु भी बालीनाथ। उसके बाद रामदेव जी के लिए एक क्वेश्चन बनता है कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी हैं। देखिए रामदेव जी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि एकमात्र लोक देवता जो कवि हैं, और कवि हैं, उन्होंने कविता या पुस्तक लिखी या लेखक हैं, तो इन्होंने कवि भी हैं और इन्होंने पुस्तक लिखी है 24 वाणियाँ। देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि 24 वाणियाँ या किस लोक देवता की पुस्तक, रामदेव जी की पुस्तक का क्या नाम है तो 24 वाणियाँ है, और कवि लोक देवता के नाम से इन्हें पुकारा भी जाता है। और रामदेव जी, देखिए रामदेव जी ने समाधि दी लगभग 1458 ईस्वी में। रामदेव जी की समाधि जो है, रामदेव जी ने समाधि ली, समाधि
1458 ईस्वी। और इन्होंने जो समाधि ली है वो रुणेचा में ली है, रुणेचा में ली है। और ऐसा कहा जाता है कि रामदेव जी की समाधि के पास, रामदेव जी की इस समाधि के पास इनकी मुंह बोली बहन, जो मुंह बोली बहन है, मुंह बोली बहन, जिसका नाम है डालीबाई, तो मुंह बोली बहन डालीबाई जो है वो भी इनके नियत स्थान पर रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि लेती है। तो रामदेव जी ने जहाँ समाधि ली वहीं पर डालीबाई ने भी एक दिन पहले समाधि ली थी। अब यहाँ पर एक किंवदंती है कि रामदेव जी जब समाधि लेते हैं तो वो सबको, गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं कि अगर आपने मेरी समाधि को खोलकर नहीं देखा तो यहाँ पर हर पीढ़ी में पीर होगा या पीढ़ी पीढ़ी में पीर होगा। मतलब ये जो मैं पीर हुआ हूँ, रामदेव जी कहते हैं अपने लिए कि मैं जो पीर हुआ हूँ ऐसा हर जनरेशन में, हर पीढ़ी में पीर होगा, पर शर्त ये है कि आपको समाधि को खोल के नहीं देखना है। गांव वालों ने रामदेव जी को जीवित अंदर बिठाया, ऊपर से मिट्टी डलवा दी गई और रामदेव जी सबसे मिले। पहले उनकी शिष्या आई माता से मिले, उनकी बहन, मुँह बोली बहन ने पहले ही समाधि ले ली थी और एक दिन पहले नियत स्थान पर, और सब मिल लिए उनसे। केवल एक व्यक्ति जो उनका प्रमुख सहायक था या सहयोगी था, नाम था उनका हरजी भाटी। हरजी भाटी से अभी रामदेव जी को मिलना बाकी था, ऐसा कहा जाता है। किंवदंतियां है, कहानियां जो उस क्षेत्र में है प्रसिद्ध है कि हरजी भाटी से मिलना बाकी था, बाकी सबसे मिल लिए थे। हरजी भाटी कहीं बाहर व्यापार करने गए थे और वो उसी दिन आने वाले थे, पर उस समय तक पहुंचे नहीं, तो उनको आने में लगभग 24 घंटे का अंतर हो गया। 24 घंटे पहले रामदेव जी ने समाधि ली, 24 घंटे बाद हरजी भाटी गाँव में प्रवेश करते हैं। तो रामदेव जी जैसा कि कहते हैं पीर है, तो वो निकल के जाते हैं, मतलब उनको दर्शन देते हैं हरजी भाटी को 24 घंटे के बाद कि हरजी भाटी आप आ गए हो, कैसे हो, क्या हो, हालचाल पूछा हरजी भाटी का। हरजी भाटी ने भी नॉर्मल लिया कि क्योंकि हरजी भाटी बाहर थे, परदेश गए थे, और वो जब आए तो आने से पहले गांव में घुसे नहीं, और उसी गांव के जो गौरम भूमि होती है, जो काकड़ होता है, जो गांव के बाहर की भूमि होती है, गांव जहां से प्रारंभ होता है, ये गौरम भूमि वाला एक बार क्वेश्चन आया 2013 में 3rd ग्रेड के एग्जाम में कि गौरम भूमि किसे कहा जाता है, तो गांव के बाहर की या गांव के प्रारंभ होने की भूमि को गौरम भूमि कहा जाता है। तो गौरम भूमि जो थी, गांव स्टार्ट हो रहा था, वहीं पे हरजी भाटी से मुलाकात होती है। और क्योंकि पर्चा दिखाने में रामदेव जी मशहूर थे और रामदेव जी ने उन्हें भी पर्चा दिखाया और मुलाकात की, दोनों के बातचीत हुई, एक दूसरे का हालचाल पूछा गया और हरजी भाटी गांव में आए। गांव का माहौल देखते हैं तो गमगीन माहौल है, पूरा का पूरा रुणेचा गमगीन है। पूछा गया क्या हुआ ऐसा, लोग शोकमय वातावरण क्यों है, शोक में क्यों डूबे हुए हैं। तो लोगों ने कहा कि क्या करें, आज तो रामदेव जी ने समाधि ले ली। हरजी भाटी ने यह कहा कि रामदेव जी कैसे समाधि ले सकते हैं, अभी जब मैं गांव में एंटर हुआ हूं, गांव में घुसा हूं, तो काकड़ पे या गौरम भूमि पे रामदेव जी से मुलाकात हुई है। तो लोगों के मन में एक बात यहाँ पर पैदा होती है कि यार पर्चा दिखाने में रामदेव जी मशहूर थे, चमत्कार भी करते थे, तो हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने तो उन्हें समाधि दी है और वो निकल गए हों अपने चमत्कार से। गांव रुणेचा में निर्णय लिया गया कि वापस समाधि को खोदा जाए। तो वापस समाधि खोदी गई, किंतु उसमें रामदेव जी का मृत शरीर पड़ा था। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो वरदान दिया था रामदेव जी ने कि अगर इस समाधि को नहीं खोदोगे तो तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में पीर होगा, और वही हुआ। आखिर उनको समाधि को खोदना पड़ा क्योंकि रामदेव जी ने चमत्कार वो दिखाया कि खोदने के लिए मजबूर हो गए, और वो जो वर दिया था वो वर आखिर समाप्त हो गया। ऐसी कहानियां मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित हैं। बात कर रहे हैं हम रामदेव जी की। रामदेव जी के सहयोगी हो गए हरजी भाटी, आई माता की बात हमने कह दी थी, पहले ही कर ली है। उसके बाद रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है, रामदेव जी के प्रतीक क्वेश्चन आता है, तो प्रतीक चिन्ह है पगलिया। पगलिया जिसको हम पगलिया किसको बोलते हैं, तो पैरों के निशान को पगलिया कहा जाता है। पैरों के निशान को पगलिया कहा जाता है। ये जो पगलिया है ये पीले रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, या पीला पत्थर भी हो सकता है।
पत्थर किस कलर का होगा? पीले रंग का होगा। या अगर पीले रंग का नहीं होता है तो उस पत्थर पर पगलियों के निशान बनाकर उस पर कलर किया जाता है पीले रंग का, पीला रंग उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन, रामदेव जी का प्रतीक क्या है? तो पगलिया है। पगलिया किसको बोलते हैं? पैरों के निशान को बोलते हैं। किस रंग के? तो पीले रंग के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात आती है ये जो पगलिया ये कहाँ पे होते हैं? तो राम देवरे पे होते हैं। जो उनका देवरा होता है, रामदेव जी का चबूतरा होता है, मंदिर होता है, उसे कहते हैं राम देवरा। और राम देवरे में होते हैं पगलिए के निशान। और राम देवरा या पगलिए के निशान अधिकांशतः कदम्ब के वृक्ष के नीचे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। प्रतीक क्या है? तो पगलिया है। पगलिया कहाँ है? तो रामदेवरा में। और कहाँ पर? तो कदम के वृक्ष के नीचे पगलिए उनके लगाए जाते हैं। रामदेव जी की समाधि 1458 ईस्वी में हो गई है, ये ध्यान रखना। अब रामदेव जी के जो ध्वजा है वो पंचरंगी ध्वजा है। पंचरंगी ध्वजा है, मतलब कितने रंग की है? 5 रंग की ध्वजा है। राजस्थान में एक राजवंश है, कछवाहा राजवंश, उनके जो फ्लैग है, उनकी ध्वजा है, वो भी 5 रंगी ध्वजा है। कछवाहा राजवंश की जो ध्वजा है वो पंचरंगी ध्वजा है। और पंचरंगी ध्वजा क्यों है? क्योंकि कछवाहा राजाओं ने पश्चिमोत्तर में 5 कबीलों पर मुगलों के, जब मुगल संरक्षण में थे तो पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान में जाते हैं और 5 कबीलों को हराते हैं, इसलिए उनकी ध्वजा भी कैसी है? पंचरंगी है। यहाँ बात कर रहे हैं हम रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा। इस पंचरंगी ध्वजा का नाम है नेजा। नेजा किसे कहते हैं? तो रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा है उसे कहा जाता है नेजा। ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक नेजा नृत्य भी है। नेजा नृत्य है वो किसका है? तो मीणाओं का नृत्य है। नेजा नृत्य किसका है? मीणाओं का नृत्य है। एक बार क्वेश्चन पूछा था। कुछ स्थानों पर भीलों का नृत्य भी लिखा हुआ है, पर मीणाओं के नृत्य है मीणा, नेजा और रायण। ठीक है, ये मीणाओं के नृत्य, जब इसकी बात हम नृत्य में करेंगे। तो रामदेव जी की ध्वजा कैसी है? तो पंचरंगी है, जिसे क्या कहा जाता है? तो नेजा कहा जाता है। जब पंचरंगी की बात आती है तो हम सप्तरंगी की भी बात करते हैं। सप्तरंगी या 7 रंग की। तो 7 रंग की ध्वजा कहाँ पर चढ़ाई दी जाती है? तो दोस्तों वागड़ के संत हैं, संत मावजी। जो संत मावजी हैं उनके धाम पर 7 रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। बात कर रहे हैं हम पंचरंगी, तो पंचरंगी रामदेव जी की ध्वजा है जिसको नेजा कहते हैं। कछवा राजवंश की भी पंचरंगी ध्वजा है जिसे पचरंगा कहते हैं, पंचरंगा कहा जाता है। ठीक है, और जो संत मावजी है इनकी ध्वजा है 7 रंग की। एक संत है हमारे केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी की जो ध्वजा है वो सफेद रंग की है। सफेद रंग की ध्वजा किसकी है? सॉरी, यहां लिख देते हैं इसको। पंचरंगी हो गई, देखिए पंचरंगी ध्वजा हो गई नेजा कछवा राजवंश की, 7 रंग की हो गई मावजी की, संत मावजी की, और सफेद रंग की ध्वजा है केसरिया कुंवर जी की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है। पंचरंगी ध्वजा जो रामदेव जी की उसे क्या कहा जाता है? तो नेजा कहा जाता है। और जो सतरंगी ध्वजा किसकी है? सफेद रंग का ध्वजा क्या है? सफेद रंग का झंडा किसका है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। रामदेव जी ने प्रारंभ किया है जम्मा जागरण। जम्मा जागरण जिसको हम कहते हैं रात्रि जागरण। अगर क्वेश्चन पूछे रात्रि जागरण किसने प्रारंभ किया, तो रामदेव जी ने प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कई बार कि रात्रि जागरण कौन प्रारंभ कर रहा है, तो रामदेव जी प्रारंभ करते हैं। रामदेव जी के कई मंदिर हैं और रामदेव जी का एक उपनाम भी है जिसको हम बोलते हैं पीरों का पीर। ऐसा कहते हैं कि मक्का से आए हुए पंच पीरों को, उसकी कहानी मैंने आपको बताई थी, ये मक्का से आए हुए पंच पीरों को उन्होंने भोजन करवाया था। और भोजन कहाँ करवाया? तो उन्हीं के पात्रों में करवाया था। जो मक्का से आए हुए संतों के पात्र थे उन्हीं पात्रों में करवाया था, और एक पीपल के पेड़ के नीचे करवाया था।
देखिए रामदेव जी की जो पगलिये हैं वो तो कदम के वृक्ष के नीचे होते हैं, और पीपल के वृक्ष के नीचे रामदेव जी ने पंच पीरों को भोजन करवाया, और पंच पीरों को भोजन करवाया, इसीलिए इस स्थान को पंच पीपली कहा जाता है। 5 पीर, और पांचों पीर जो आए हैं मक्का से वो, और उनको भोजन करवाया कहाँ पर, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, उन्हीं के पात्रों से। तो इसीलिए उस स्थान को कहा जाने लगा पंच पीपली, क्योंकि पीपल का वृक्ष पहले से है, और उसके बाद उन्होंने वहां पर पंच पीरों को भी भोजन करवाया। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन का अर्थ समझ लीजिए, जो लोग जबरन मुसलमान बनाए गए थे, उन जबरन बनाए गए मुसलमानों को पुनः हिंदू धर्म में लाना, इस प्रकार का कार्य रामदेव जी ने किया। इसीलिए इन्हें शुद्धि आंदोलनकर्ता भी कहा जाता है। कई बार इनका क्वेश्चन बनता है, और अगर इन फ्यूचर आए तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? वैसे आर्य समाज ने चलाया था, लेकिन आर्य समाज से भी पहले अगर क्वेश्चन ये आ जाए, आधुनिक भारत में आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, लेकिन राजस्थान के किस लोक देवता द्वारा यह आंदोलन चलाया गया? रामदेव जी उत्तर होगा। एक क्वेश्चन अक्सर बनता है जातरू पे, कि रामदेव जी के जो यात्री होते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। जातरू कहा जाता है, और इन जातरुओं को श्रद्धा अनुसार जो श्रद्धालु होते हैं वो जगह जगह पे भोजन करवाते हैं। भोजन के लिए जो स्थान बनाए जाते हैं उन्हें राम रसोड़ा कहा जाता है। बाय द वे कहीं क्वेश्चन आ जाए तो राम रसोड़ा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये रामदेव जी हैं। हमने रामदेव जी का ये 4था वीडियो लगभग आया है, और इन फ्यूचर 2 वीडियो और आएंगे रामदेव जी के। आप जैसा संयोग आपका मिल रहा है वैसा ही परमानेंट मिलता जाए, और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। और हम ये जो आपके शेयर है, कमेंट्स हैं, आपके व्यूज़ है, ये हमारे वो जो हमारे उसके ऑक्सीजन है, एक प्रकार से हमारे आगे बढ़ने का एक साधन है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दीजिए। आपके सुझाव हमारे पास आमंत्रित है। और इसके बाद जो रामदेव जी का बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।